देन पोस्टल एंड टेलीग्राम फाइनेंस सर्विस, तो पीएनटी वाले आपने देखा होगा कि पोस्टल टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस, हालांकि पोस्ट ऑफिस को अब they have converted into, all post offices have been converted into इंडिया पेमेंट बैंक्स, ठीक है। तो वो सारे आप बैंक्स का एक स्ट्रक्चर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि दे आर प्रोवाइडिंग, अभी भी दे आर प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज एज ए पेमेंट बैंक्स। तो आपको पेमेंट बैंक्स और नॉर्मल बैंक का अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। सो इंडियन पोस्टल एंड टेलीकॉम फाइनेंस सर्विसेज बेसिकली द service that is providing support to P&D organization. Then railway accounts is looking after the railway setup. रेलवे में जितना भी पैसा कलेक्ट होना है, जितना उनका बजट है, बिकॉज अर्लियर आप लोगों को थोड़ा सा आईटी के बैकग्राउंड की, रेलवे का एक अलग बजट आता था, नॉर्मल बजट से पहले रेल बजट आता था, बट नाउ सिंस आफ्टर द रिफॉर्मेशन ऑफ द बजटरी एक्सरसाइज दैट budget has been clubbed with the general budget. But even then, railway is the biggest organization for government of India. You know कि उसमें more than 15 lakh people are deployed. Plus पूरे एक country को इतना बड़ा एक passenger और goods का support देना is very challenging task. So उसकी accounting के लिए there is a specialized body which is Indian Railway Account Service. So these are the various accounting services in India. Right now, these all are giving their functions, performing their duties for a specific set of objectives and the charter of duties. Yes, please. सर एक क्वेश्चन ये है कि जो तो रहा कि इनको डिफरेंट करने का, अदरवाइज जैसे आपने बताया कि रेलवे है तो बहुत बड़ा अकाउंटिंग है इसका, तो चलो उसका एक सेपरेट समझ में आता है कि भाई इंडियन का रेलवे का अलग अकाउंटिंग होनी चाहिए। ये जो और अकाउंटिंग है, सिविल अकाउंट सर्विस है या डिफेंस अकाउंट सर्विस है, ये इतना बड़ा तो नहीं होगा इनका साइज कि इनको एक सेपरेट सेटअप में लाना पड़ा। तो ऐसा क्या स्कीम रहा होगा ऐसा, या क्या चीज़ ऐसे इंटेंशन है इसके पीछे? देखिए, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड कि आजकल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सारे फंक्शन एक साथ ही किए जा सकते हैं, इतना बड़ा मैन पावर की जरूरत नहीं है। बट इफ यू गो बाय द हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, right? They have been set up for in respect of their own organization only, but over a given period of time their role has expanded. तो अभी हमारे पास में जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज प्योरली लुकिंग आफ्टर द ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द ऑडिट ऑफ पीएसयूज, जहाँ पे सरकार का पैसा लगा हुआ है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, and they have to ensure that the money that has been entrusted to various type of organization is spent in a proper and just manner. इसी तरह से आप देखेंगे तो हर टाइप की सर्विस जो है they are giving support to a specific type of department. They are expert in that particular field only, right? क्योंकि हर जगह पे you will appreciate कि level of activity is different. अगर आप रेलवे में जाते हैं तो उनका एक कमर्शियल एंगल भी होता है कि कुछ थोड़ा बहुत उनको मुनाफा भी चाहिए ताकि आगे फर्दर कैपिटल एक्सपेंशन होता है। डिफेंस नीड टू बी सेपरेट, डिफेंस नीड टू बी सेपरेटेड, क्योंकि डिफेंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब चीजों को इंटरमिंगल ना करते हुए देयर इज ए स्पेसिफिक चार्टर ऑफ ड्यूटीज फॉर ईच टाइप ऑफ द सर्विस दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम वेरियस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। सो बेस्ड ऑन दैट दिस डिमार्केशन इज done historically, right? Any other question? Yes, please. सर जैसे कि कॉस्ट अकाउंट सर्विसेज एक सेपरेट एआरपी से रिक्रूटमेंट कराता है जी, लेकिन बाकी देखेंगे तो शायद एक यूपीएससी के जैसे पेपर होते हैं जी, उसी क्राइटेरिया पे चलते हैं। हाँ। तो इनमें से कोई ऐसी सर्विसेज है कॉस्ट अकाउंट सर्विसेज के अलावा जो कि सेपरेट होती है, या सब यूपीएससी में ही जाती हैं? नहीं, मोस्टली अब यूपीएससी में ये वाली सारी सर्विसेज जो हैं दे आर कमिंग फ्रॉम यूपीएससी। यूपीएससी में इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विसेज ये सेपरेट वो है तो यूपीएससी में, लेकिन वो एग्जामिनेशन एक सेपरेट चैनल पे कॉमन एग्जाम होता है उनका जो सिविल सर्विस वाला, उसी के अंदर अलाइड सर्विसेज से वो लोग आते हैं, राइट? Sir, यस। sir, regarding the Indian cost accounting, is it open for only cost accountants or can company secretaries or chartered accountants also apply? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लॉस जो है, Company secretary? it depends upon the advertisement, I'll tell you. Right now CA and ICW. Next, what is special for this service?
नाउ आई एम कमिंग टू इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान, आई विल ट्राई टू गिव सम इनसाइट्स। सो इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस इज द ओनली अकाउंटिंग सर्विस, अभी हमने जितनी अकाउंटिंग सर्विस ने देखी उसमें ओनली अकाउंटिंग सर्विस which is exclusively manned by the professional accountants, that is either cost or chartered accountant, ठीक है। बाकी सर्विसेज में दिस इज कॉमन एग्जाम, सब लोग कॉमन एग्जाम में आते हैं, सीएससी वाला जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस वाला, तो इसलिए ये वाली क्वालिफिकेशन वहाँ पे जो है वो मैंडेटरी नहीं होती। इस सर्विस के लिए इस सर्विस के लिए इस टाइप के ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, इसलिए इस टाइप अलग से एग्जाम लिया जाता है, राइट। तो आई थिंक आप दोनों की क्वेरी सॉल्व हो गई कि क्या क्वालिफिकेशन है और ये क्यों अलग से, और ये एग्जाम अलग से क्यों लिया जाता है, राइट। इस तरह की और कोई सर्विस नहीं आ रही एग्जिस्टिंग में जिसमें केवल यही क्वालिफिकेशन के लोग जाते हैं, और आप इसमें से एक क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं तो यू हैव सम बेटर अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई इट इन फ्यूचर, राइट। नेक्स्ट, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर which is under Ministry of Finance, इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं cac.gov.in, you will get some better idea। तो next please। तो अब I will be giving an insight कि Ministry of Finance का कितना बड़ा साइज है, you can just examine। There are 6 departments under Ministry of Finance। आप सबको ये सब जानना जरूरी है कि किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लेस है सरकार के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। Have you heard about this? क्या होता है वहाँ पे, क्या मैंडेट है इस विभाग का? फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज का आप नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बजट और बताइए, पैसा, फाइनेंशियल। तो बेसिकली दिस डिपार्टमेंट इज इंटरेस्टेड विद आवर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में जितने भी भारत सरकार में बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, वो सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन है दैट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कितना बड़ा साइज है। आपको हर दिल्ली की हर एक बड़ी कॉलोनी के अंदर कोई ना कोई बैंक की ब्रांच मिल जाएगी, और इमेजिन करिए पूरे भारतवर्ष में कितने बैंक होंगे, कितनी उनकी ब्रांचेज होंगी, कितने प्राइवेट बैंक हैं, कितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और कितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज कितनी हैं। दीज ऑल आर अंडर परव्यू ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा इसका साइज है। प्लस नॉट ओनली दैट, ओवरसीज भी कुछ ब्रांचेस हैं हमारी दैट आर आल्सो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट। सेकेंड वन इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, DPE। ये रिसेंटली इस डिपार्टमेंट के अंडर लाया गया, पहले नहीं था। तो इसका क्या फंक्शन है, एनी आइडिया? Overlooking the administrative functions of PSU। वेरी गुड। और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अलावा दे आर इवैल्यूएटिंग MOUs। जब सरकार उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करती है तो एक MOU साइन किया जाता है, उस MOU की कुछ शर्तें होती हैं जिस बेस पे उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, दैट इज बेसिकली द चार्टर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है क्योंकि PSCs आप जानते हैं कि दे आल्सो हैव ए वेरी वाइडर प्रेजेंस इन इंडियन स्ट्रक्चर। देन देयर इज DPUP, डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। आजकल काफी चर्चा में है, आपने सुना होगा। तो हाँ, तो ये जो भी डिसइन्वेस्टमेंट का मैंडेट मिलता है दैट इज एग्जीक्यूटेड थ्रू DPUP। देन देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स जो है आई सी कि इसमें से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर किसी का अपना अपना महत्व है, बट इकोनॉमिक अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेबी, RBI सब इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ में अटैच है, ठीक। प्लस एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फंक्शन जो है वो इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। कैन यू थिंक अबाउट इट कि क्या वो फंक्शन होता है जो इकोनॉमिक अफेयर्स करता हो? तो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको ऊपर तक। The evaluation of GDP growth rate। Yes, वो सारा काम इनका है। So for that they have a specialized service called Indian Economic Service। Indian Economic Service का भी इसी तरह से एग्जाम होता है, और
that service is also part of that economic affairs जो आपने बताया कि GDP या हमारे estimates करना वो सब इनका mandate है। एक और important function है, can you just apply your thoughts in that direction? Inflation is part of all those things. Although there are two policies, you know, monetary policy and fiscal policy, और monetary policy कौन enforce करता है, किसके थ्रू होती है? RBI, और fiscal policy is from, fiscal policy कहाँ से होती है? Government से। तो this is the main ministry for that function, fiscal policy। और fiscal policy का सबसे बड़ा tool क्या है? Any one of you? It's very simple. Investments, yes, of course, investments are part of that. लेकिन infrastructure is also part of that. What else? Repo rate, reverse rate are part of your MPC, monetary policy. Liquidity management is again with RBI. What else? Budget, very good. तो budget बनाना is one of the important assignment for this department. बजट ही हमारा सारा कुछ है। भारत सरकार का बजट is all the nucleus around which all the departments are getting the funding. So for that, this department has been given mandate for our preparation of budget and execution of it. ठीक है? तो budget process क्या होता है उसको हम कभी बाद में समझ लेंगे। Only thing is कि budget वाला काम economic affairs में। Then there is Department of Revenue, very concerned with your profession. So there are two services under revenue. One is the income tax, IRS, income tax and IRS, C and IT, CE and IT, customs and central excise and the indirect taxes. GST आने के बाद में earlier it was CBIC, Central Board of Indirect Taxes. अभी इसका नाम थोड़ा सा change हो गया. And last but not least is the Department of Expenditure, which is having these two services, जिसके बारे में we have already discussed. तो आप देख लीजिए कि जितनी सर्विसेज हैं, शायद ही और किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा सर्विसेज होंगी. तो just imagine the mammoth of officers that are deployed, and you can be one of those, right? तो आप सोचिए कि आप कितना महत्वपूर्ण काम और सरकार के अंदर कर सकते हैं. तो अपने पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर करिए, राइट? यू कैन बी वन ऑफ देम. ठीक है? एंड आई लुक फॉरवर्ड कि आप में से काफी लोग मेरे को वहां पे दिखेंगे. नेक्स्ट प्लीज. सो every organization is government is run by a charter. There is a charter, or we can call it allocation of business. हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट का एक एलोकेशन ऑफ बिजनेस होता है कि उनको क्या काम, क्या वर्क परफॉर्म करना है. तो अगर मैं बात करूंगा इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस की, तो उनका भी एक चार्टर है दैट हैज बीन गिवन टू देम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो वो चार्टर क्या बोलता है? चार्टर इज टू एडवाइज टू द मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स ऑन कॉस्ट अकाउंट्स मैटर्स एंड अटेंड टू द कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन वर्क ऑन देयर बिहाफ. तो अगर आप सर्विस ज्वाइन करेंगे किसी टाइम पे, तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा. ये बेसिक वर्किंग है हमारी. तो हम कोई पर्टिकुलर कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की हम लोग जो है वो कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे. ओनली थिंग इज वी गो बाय द प्रूडेंट प्रैक्टिसेस दैट आर एप्लीकेबल इन द कॉस्टिंग एंड वी अंडरटेक द कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क, अटेंड टू द कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन and on behalf of various ministries and department and advise them कि आपकी you have if you have to become competitive, आपको कॉस्ट कम करने का ही एक जरिया है. You cannot always compromise with the quality. अगर आपने डिफेंस में कुछ प्रोडक्शन करना है तो कोई पार्ट नहीं है उसके अंदर जिसके में आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सको. You have to be cost effective. अगर आपने अपना कुछ माल एक्सपोर्ट करना है, दूसरी कंट्रीज को कुछ भेजना है, तो केवल कॉस्ट ही आपको वहाँ पे कॉम्पिटिटिव रखेगी, राइट? सो दीज ऑल थिंग्स आर एसोसिएटेड विद आवर वर्किंग. व्हेन वी आर वर्किंग विद द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, वी गिव देम एडवाइस एंड वी अंडरटेक द
investigation in order to bring down the cost or suggest costing methodology for their upcoming projects or products, right? क्योंकि you will appreciate that government is in the working of providing public goods and services, और उसकी एक कॉस्ट होती है, और वो कौन बियर करता है कॉस्ट? पब्लिक बियर करता है, ठीक है? पब्लिक में भी बायर, पब्लिक में भी टैक्स पेयर, पब्लिक में भी यू, पब्लिक में भी। तो हम लोगों को एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म के हिसाब से कॉस्ट जो है वो वर्कआउट करके उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे लाना होता है, सुजेस्ट करता होता है कि किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द बेसिक वर्किंग दैट कॉस्ट अकाउंट सर्विस परफॉर्म। क्लियर है? Yes. चलो नेक्स्ट। सो अगर इफ यू गो बाय द कोर कॉम्पिटेंसी, जो इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस के ऑफिसर्स हैं, व्हाट दे पोजेस, उनकी क्या कॉम्पिटेंसी है, उनकी क्या कैपेसिटी है, तो इट इज ए रिपोजिटरी ऑफ एक्सपर्टाइज इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैटर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्योंकि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज लाइक दैट कि किस तरह के ऑफिसर्स को रिक्रूट करना है, तो इट सर्व एज ए रिपोजिटरी ऑफ एक्सपर्ट ऑफिसर्स फ्रॉम दिस फील्ड, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Then this is the prime professional agency, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि this is manned by only professionals, और किसी सर्विस में आपको कुछ जनरल्स भी मिलेंगे, जनरलाइज्ड सर्विस वाले और क्वालिफिकेशन वाले भी मिलेंगे, बट यहाँ पे all will be professionals, ठीक है? So we can say that it is a prime professional agency in dealing with matters relating to costing and pricing studies. We normally execute our work based on some studies. स्टडी करके देखते हैं कि किस तरह से हम कॉस्ट को बेटर बना सकते हैं। एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, टू ब्रिंग अबाउट कॉस्ट रिडक्शन एंड ब्रिंग द कॉस्ट एफिशिएंसी। फर्दर टू रेंडर प्रोफेशनल असिस्टेंस टू द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट? तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर। तो इन दैट स्कीम्स, इन दैट प्रोजेक्ट्स, we have our officers also when we evaluate the effectiveness of that scheme. So they suggest that if you adopt this parameter, then the project will be more effective. क्योंकि अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया तो उसके साथ दो फैक्टर एसोसिएट हो जाते हैं, क्या क्या? सर वो जो कॉस्ट अभी तक इम्प्लीमेंट हुई वो भी वेस्ट हो गई, और जो इससे जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो डिले हो गई। वेरी गुड। और बताइए, और दो फैक्टर्स क्या है? जो रेवेन्यू आना था वो रेवेन्यू आपका डिले हो गया, राइट? और आपने उसके ऊपर पैसा लगा दिया होगा, कुछ इनफ्लो तो कर ही दिया होगा, और इनफ्लो के लिए सरकार के पास में ऑलवेज देयर आर नॉट रिसोर्सेज। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ बोरो किया हो, यस सर, वो इंटरेस्ट बोरो किया होगा तो उसके ऊपर ब्याज पड़ेगा, ब्याज पड़ेगा तो किसकी जेब से पड़ेगा? पब्लिक की, और पब्लिक मनी को ही हमें सेफगार्ड करना है। तो ये सब चीजों का आपस में कोरिलेशन होती है, देन यू कैन बी ए बेटर कॉस्ट अकाउंटेंट। तो आपको ये बताना है कि किस तरह से आप जो है वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, किस तरह से अपनी जो है एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज कर सकते हैं, स्कीम्स की इवैल्यूएशन एट दिस टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ स्कीम्स आल्सो, प्रोग्राम्स आल्सो, क्योंकि सरकार में मोस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स आर डिजाइन्ड on the basis of the requirement of that particular segment जिसको आपने benefit देना है, ठीक है? तो उनकी effectiveness, उनकी efficiency कैसे ensure होगी, किस तरह से आपके resource mobilization होगा, कहाँ पे आपको पैसे को आप जो है वो control कर सकते हैं, किस time पे आपका पैसे का flow आना चाहिए, ये भी important है। तो ये सारे के सारे aspect you may consider at the time of giving your professional advice, right? Then cost-based analysis for non-profit schemes. बहुत सारी हमारी schemes ऐसी होती है जिसमें सरकार का उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं होता है. Only thing is to provide goods and services. So you can be one of those advisors which can advise on how to keep the cost within a limit. Then to serve as an independent agency for the central government. क्योंकि ये इस तरह का इसका setup है तो independently
वी डोंट हैव एनी इंटरेक्शन विद द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से हमारा कुछ वो नहीं है, जो हमें मैंडेट दिया जाता है वी गो बाय एक्सक्लूसिवली विद दैट मैंडेट, राइट। नेक्स्ट, सो इफ यू गो बाय द हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, तो थोड़ा सा किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके इतिहास को भी अगर हम लोग खंगाल लें तो थोड़ी सी हमारी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। सो यू विल सी दैट इन 1978 इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो काफ़ी टाइम हो गया, आप में से काफ़ी लोगों का तो उस समय वर्ड्स भी नहीं हुआ होगा। सो कॉन्स्टिट्यूटेड एंड रिक्रूटमेंट रूल्स वर नोटिफाइड इन 1982। एनी आइडिया कि रिक्रूटमेंट रूल क्या होते हैं? सर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी से डिसाइड होता है। उसी से डिसाइड होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के अंदर कौन आदमी ज्वाइन कर सकता है, उसका प्रमोशन कैसे होगा, कितने साल बाद उसका प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन करने के लिए कौन उसकी कमेटी में बैठेगा, उसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने साल बाद उसका कैरियर प्रोग्रेशन होगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर रिक्रूटमेंट रूल्स। तो हर सर्विस के अपने रिक्रूटमेंट रूल सेपरेट होते हैं, राइट। तो इनके नोटिफाई कब हुए थे? 1982। और जब कभी भी कुछ इस तरह की एक्सेप्टेंसीज आती है, कुछ चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, पे के अंदर या सर्विस कंडीशंस के अंदर, तो इन रूल्स को अमेंड किया जाता है। तो जब आप अभी कभी नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको लेटेस्ट 82 वाला नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा बट दैट विल नॉट बी नाउ रेलेवेंट। अभी वाला रेलेवेंट विल बी द लेटेस्ट वन। तो उसमें आप देख सकते हैं कि किसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, क्या उसका पे स्ट्रक्चर है, क्या चार्टर ऑफ ड्यूटीज हैं, और अगर उसका आगे फर्दर प्रमोशन होना है या फर्दर उसको हायर स्किल में प्लेस करना है तो उसकी क्या कंडीशन है और किस तरह से उसको प्लेस किया जाए। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट रूल। तो रिक्रूटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इनिशियल रिक्रूटमेंट ओनली बट फर्दर प्रोग्रेशन। Then this is the only accounting service handling professional, ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया। Then chief advisor cost is the managing authority and the central repository of the cadre. So जो इसके हेड होते हैं, सर्विस के हेड होते हैं, he is designated or she is designated as the chief advisor cost, and they look after the entire service. Very responsible post, right? Yes. That can be industry wise or specific PSU wise. Which one? Last one, जो आपने बोला कि चीफ एडवाइजर कोस्ट कराएंगे वो। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो मैं आप इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस की बात कर रहा हूँ, उसके जो हेड होंगे दे आर कॉल्ड दी चीफ एडवाइजर कोस्ट। चीफ एडवाइजर ही इज द चीफ। थोड़ा सा डिस्कस हो गया, थोड़ा लेट शायद ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं। So next one is that there are around 31 participating offices of various ministries and departments जहाँ पे इन ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाता है। मैं आपको आगे इसका फर्दर डिटेल भी बताऊंगा, अभी ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अभी हमने डिस्कस किया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कॉमर्स, कंपनी अफेयर्स जो कॉर्पोरेट अफेयर्स का नाम हो गया, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इज देयर। देन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, आपने पढ़ा होगा, मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, दवा बनाने वाली और फर्टिलाइजर बनाने वाली। इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री मींस व्हिच इंडस्ट्री? नॉट मैन्युफैक्चरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, DIPP होता था, दैट इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की बात होगी। एग्रीकल्चर, राइट, कंज्यूमर अफेयर, PD मींस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जो कि राशन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी चीजें दी जाती है, दैट मिनिस्ट्री। देन डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई, अब नाउ इट हैज बीन चेंज टू जेम, पहले सप्लाई में आता था। देन NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, दिस अथॉरिटी इज लुकिंग आफ्टर द प्राइसेस ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, ताकि कोई सुपर प्रॉफिट ना कर सके। जेनरिक या नॉन जेनरिक भी हो सकता है, बट ओनली थिंग इज लाइफ सेविंग। IMD मिनिस्ट्री, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पे एक्सपोजर है, दैट वी विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। नेक्स्ट प्लीज।
सर इसमें एक चीज़ पूछनी थी हाँ कि जब वैकेंसी आती है इस वाले की, तो सबसे पहले तो इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज में वो रिक्रूट होगा ना, जी, उसके बाद वो वहाँ से मिनिस्ट्री में जाएगा। वहाँ से इस मिनिस्ट्री में जाएगा। इन मिनिस्ट्री में कुछ पोस्ट हैं और वहाँ पे उनका डिप्लॉयमेंट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। ठीक है। देन विजन, हर सर्विस का एक विजन होता है। द विजन ऑफ आवर सर्विस इज टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन अचीविंग द कॉस्ट एफिशिएंसी इन ऑपरेशन स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। Cost efficiency, that is very important for you. Yes. In the field of operations, general operations, schemes कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। Yes. नाम बताइए एक दो स्कीम्स का। मनरेगा हो गया और मुद्रा और जनधन हो गया। थोड़ा और रूरल में चले जाएं तो उजाला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये सारी योजनाओं में जो खर्चा होना है वो आपके बजट से जाना है और कैसे उसको आपने जो है कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है, दैट इज योर ड्यूटी। सिमिलरली देयर आर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, यू ऑल नो कि प्रोजेक्ट्स डिले हो गए तो कॉस्ट ओवररन हो जाएगी, टाइम ओवररन हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना है। जितना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट को लेट करेंगे, जितना ज़्यादा उसको जो है हम कुछ मेन उससे डिविएट करेंगे, तो then again it has a cost of the exchequer. So that control is very important. That mechanism is developed by our officers in order to keep that thing into focus, into consideration. Sir, that is why that की इनकम टैक्स है या जीएसटी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट ये सोचता है कि शायद रेवेन्यू तो जनरेट हो जाना चाहिए कैसे ना कैसे, साइंस वाला भी। यहाँ पे आपका स्काई इज वाइड ओपन, आपका जो कैनवास है पूरा है, आप एक किसी लिमिटेशन में काम नहीं कर सकते। Yes. यही चीज अगर मैं एक कॉस्ट का एनालिसिस करने के लिए एक आपको देता हूँ और एक आपको देता हूँ, तो आप दोनों के रिजल्ट जरूरी नहीं है सेम होगी, यू मे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत सारा आपके पास में एवेन्यू है, ओपन है। आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के, अपनी नॉलेज लगा के, अपना एक्सपीरियंस लगा के, यू कैन bring magical figures for the government. You can do a wonderful task. Mind application is important. Mind application is important. और objective should be one कि आपने जो poor आदमी है उसको देख लो कि उसके पैसे हैं नहीं, आपने कैसे बचाने हैं और किस तरह से उसको streamline करना है। ताकि सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पहुंच सके सर्विस कम से कम कॉस्ट में। Yes, कम से कम कॉस्ट में, और कम से कम का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाए। क्वालिटी हमने वही मेंटेन करनी है, राइट? बट यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, जिसके लिए आप सब एक्सपर्ट हैं, वो कहने की जरूरत नहीं, राइट? सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट। So when we talk about the role of the service, we can say the importance of service also. So it complements the efforts of the central and state governments or departments, क्योंकि the central government only, but to the state governments also. So in optimization of optimum utilization of resources through allocation and monitoring of funds, cost control and cost reduction and efficiency techniques, ये सब बताने की जरूरत नहीं है. You all are well versed with these terms. To aid revenue authorities in transparent assessment of revenues and curb evasion and commercial frauds. So this is important. ये कैसे होता है? By investigations. By investigation. तो उस सब को करने के लिए some specialized Indian cost account services officers are posted into the GST commissionerates, into the central excise, into the DRI, into the income tax, into the customs. तो वहां पे इस तरह के ऑफिसर्स को यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है? बिकॉज दे हैव एन एक्यूमेन। ऐसा नहीं है कि उन ऑफिसर्स का अपना फोकस इज टुवर्ड्स रेवेन्यू इंक्रीज, आप लोगों का फोकस इज टुवर्ड्स द कॉस्ट। तो बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और दोनों जब मिल जाते हैं तो रेवेन्यू बहुत अच्छा वी कैन प्रोजेक्ट, वी कैन कलेक्ट। सो दीज पीपल आर aiding in assessment, transparent assessment of revenue, curb evasion and avoid commercial frauds, right?
Yes. Then in fixation of reasonable price of goods and services, that I have already told you कि जो हमारी गवर्नमेंट है, main mandate is to give public goods and services, and public goods and services that should be offered at a reasonable price. अगर हम किसी से राशन की कोई कॉस्ट वसूल रहे हैं तो वो रीजनेबल होनी चाहिए. हम लोग जूट के बैग्स की प्राइसिंग करते हैं, वो प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, राइट? हम लोग कंटेनर हैंडलिंग की कॉस्ट निकालते हैं, that should be reasonable. So lot of industries, lot of departments are taking help from Indian Cost Account Service. So for that, reasonability is very important. Reasonable. आप भी कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो you compare 2-3 things which appears to be reasonable, you go for that, which gives good value for money. वही चीज़ यहाँ पर है. आप क्योंकि जनता को वो चीज़ देने जा रहे हैं तो it should be reasonably priced. जन औषधि सर उसका जन औषधि भी उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है? Then to protect industry, consumers and investors from unfair or restricted trade practices, anti-dumping mechanism. Yes. तो एंटी-डंपिंग भी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जिसमें अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाता है. तो एंटी-डंपिंग एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है. अगर इंडस्ट्री को आपने जो है प्रोटेक्शन नहीं दिया तो फिर सब डरा रह जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन पावर डिप्लॉयर. तो यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री, रीजनेबल प्रॉफिट उसका भी होना चाहिए. यू हैव टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स जिन्होंने उसमें पैसा लगा रखा है. यू हैव टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बाय adopting mechanisms like imposition of anti-dumping trade remedies, they are called, right? तो वहाँ पर भी our officers are deployed. Yes. They are working there. Then to protect abuse of dominance, monopoly, उस टाइप का कुछ business setup ना हो जाए, that can be well checked based on your workings, and to provide advice on cost and related financial matters whenever sought for. So these are the basic role of our service officers in government. Next. So if you go by the department कि कहाँ पे क्या क्या work हो रहा है, तो small I have given for few departments, not to take much of your time. I will just read them. Ministry of Commerce में there is DGTR, Director General of Trade Remedies. So वहाँ पे anti-dumping measures, determination of dumping, injury margin and recommendation of duties, that is the charter of our officers. वो लोग एग्जामिन करके और रिपोर्ट बना के सरकार को देते हैं, they recommend. Then Ministry of Defence में our officers are members in the contract negotiation committees in defence acquisition, procurement वाला acquire करना है. Ascertain reasonableness of the prices in single vendor purchase, जहाँ पर अगर एक ही वेंडर है तो अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा, दैट इज द सोल मैन्युफैक्चरर, तो आप प्राइस की रीजनेबल कैसे निकालोगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा महंगे दाम पे आपको प्रोवाइड कर रहा हो. तो दैट रीजनेबलनेस इज असेस्ड. सिमिलरली एडवाइस एंड असिस्ट ऑन द प्राइस वेरिएशन, ऑन एस्केलेशन और डी-एस्केलेशन क्लॉजेस ये डाले जाते हैं इन द डिफेंस इक्विपमेंट एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स. जो भी आपके परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर वो डिले होगा तो उसके अंदर एस्केलेशन क्लॉज का प्रोविजन होता है, कैश गाइड और एडवाइस करते हैं. देन इफ यू गो फॉर द कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो वहाँ पे क्या रोल है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट. बेसिकली कॉर्पोरेट अफेयर्स इज एंट्रस्टेड विद मेन कंपनीज एक्ट 2013 वाला, और उसके जितने भी प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स. There are cost accounting record rules, आपने सब पढ़ा है. Cost accounting report rules, then general administration, monitoring and review of audit reports. Of course, you are well versed. Examining capital market frauds, commodity market frauds, siphoning of public funds in the matter referred to SFIO. Yes, sir. तो SFIO में भी cost account service के officers को deploy किया गया है. Yes, sir. Because they possess that expertise to identify such type of frauds or misappropriations, right? So you can understand कि कहाँ पे उनका
एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पे उन ऑफिसर्स की ड्यूटी दी है। देन इन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये वी हैव ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस्ड, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर दे आर वर्किंग इन टेंडम विद द एंटी इवेजन ड्राइव्स, जो उनके स्पेसिफिक ड्राइव्स होती हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, वैल्यूएशन ऑफ देयर गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी, and as an expert in the audit of SSC and advice on cost price issues in their assessment. तो audit वाला भी काम है वहाँ पे और assessment वाला भी काम है। Then National Pharmaceutical Pricing Authority, जो मैंने आपको अभी बताया, under Department of Pharma and Chemicals. So pharmaceutical pricing and monitoring drug price as per the DPCO 2013. DPCO एक order है जिसके अंदर ये है कि आप essential जितनी भी life saving medicines है उसका अपनी मर्जी से प्राइस नहीं ले सकते, नहीं तो एकदम अव्यवस्था हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो वो प्राइस आपका एक रीजनेबल होना चाहिए जिससे किसी की लाइफ सेव की जाए। तो उन प्राइसेस को गवर्नमेंट, यू विल अप्रिशिएट कि ये बड़े ही वेलफेयर ओरिएंटेड मेजर्स हैं, बट जहां वेलफेयर आता है वहां पे उसको मिसयूज करने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो उस चीज को चेक करने के लिए, उस चीज को मॉनिटर करने के लिए there is a mechanism, and our officers, I'm proud to say that our officers are part of that system. Yes. Right? Then Tariff Commission is an organization which is, by name you can understand, related to some tariffs and duties. So tariff fixation and cost price studies of various products and services are being done in the Tariff Commission. They also examine the inverted duty structure on products. What is inverted duty structure? Any idea? So when price charge on input is more than the price duty charge on output. On the output. Yes. What else? आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर इनपुट से टैक्स ज़्यादा होता है